हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं भरत कुमार और आप सभी का स्वागत है अपने मी एंड माय यूट्यूब क्लास में। और आज हम बात करेंगे जैसे कि नेट एग्जाम क्या है, नेट से संबंधित ए फॉर एप्पल से लगाकर जेड को जेब्रा तक हम चीजें यहाँ पे क्लियर करेंगे। वो सब चीजें जो शायद आपको जाननी जरूरी है। और इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट रह जाते हैं, मान लीजिए कुछ चीजें हैं जो आपको और जाननी है या ऐसा कुछ क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आप कमेंट करिएगा और मैं इसके जवाब बिल्कुल ऑलमोस्ट आपको देने का प्रयास करूंगा। जैसा कि यूजीसी नेट जो एग्जाम होता है, और जैसा कि मैं एज ए क्वालिफाई हूं तो मैं इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से समझा देता हूं कि है क्या। और जैसा कि आपको पता होगा, अगर आप विश्वविद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं, भारत के किसी भी अगर कॉलेज में पढ़ाना होता है, तो इसके लिए आपको नेट एग्जाम पास करना होता है। जो पहले यूजीसी के द्वारा ये एग्जाम करवाया जाता था, अब हाल फिलहाल एनटीए करवाती है, नेशनल टेस्ट एजेंसी। ठीक है। अब इसकी अगर बात करें तो एनटीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। जो विश्वविद्यालय जो है उनमें पढ़ाने के लिए जो योग्यता होती है वो ये प्रोवाइड करवाते हैं, यानी इसके द्वारा एक सर्टिफिकेट आपको मिलता है एग्जाम पास होने के बाद। तो अब ये बात करें कि इसकी योग्यता क्या है, यानी अगर मुझे जैसे मान लीजिए एज ए मुझे नेट करना है तो क्या योग्यता होनी चाहिए। जैसा कि आपको मैंने यहाँ पे इसलिए ये अपने स्क्रीन पर जो आप कह रहे हैं कि अपने स्क्रीन पे एक पहले से मैंने पोर्टफोलियो बना दिया जिससे आप समझ सके। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि जब हम नेट का फॉर्म भरते हैं ना, तो उसमें एक ऑप्शन होता है जीआरएफ का भी। तो काफी लोग दोनों अप्लाई करते हैं कि अगर अच्छे परसेंटेज आ जाए तो हम जीआरएफ के लिए भी क्वालिफाई हो जाते हैं, और अगर नहीं आते, कम आ जाते थोड़े बहुत, तो नेट के लिए एलिजिबल हो जाते। अब जीआरएफ क्या है? जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यानी जैसे आपको सुना होगा पीएचडी। पीएचडी इसके द्वारा हो जाती है। अगर आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है। क्या मिलती है? एक स्कॉलरशिप मिलती है यूजीसी के द्वारा। स्कॉलरशिप के बेसिस पे आप अपना पीएचडी है वो कंप्लीट कर पाते हैं। अदरवाइज आप नेट के बाद भी अपनी पीएचडी कर सकते हैं, लेकिन उस दौरान आपको अपने जेब से पैसे डालने पड़ेंगे। तो अब बात करते हैं, इसके आगे और भी करेंगे, फिलहाल बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। जैसे मुझे नेट करना है, तो नेट करना है तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि नेट करने या नेट का एग्जाम देने के लिए कोई एज नहीं है। लेकिन जेआरएफ, जिसको जेआरएफ करनी है, ठीक है ना, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, तो उसके लिए एज होती है 28 वर्ष। कितनी होती है? 28 वर्ष। लेकिन इसको अभी हाल फिलहाल बढ़ा के कितनी कर दिया गया है? 30 वर्ष कर दिया गया। ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं। कितना कर दिया गया है? 30 ईयर। ठीक है। अब बात करें कि जैसे हम फॉर्म भरना है, तो फॉर्म भरने के लिए मुझे कितना परसेंटेज या क्या होना चाहिए। तो अगर आप नेट का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन क्या होना चाहिए, मतलब एमए क्या होना चाहिए। अगर अपने बात करें, जैसे आप एमए किसी में भी करें, पॉलिटिकल में करें, हिस्ट्री में करें, और भी सब्जेक्ट बहुत सारी है, तो आपको नेट करनी होनी चाहिए। और नेट में परसेंटेज ध्यान रखिए, इसलिए कहते हैं कि नेट में परसेंटेज मायने रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको नेट करनी है तो नेट का फॉर्म भरेंगे तब आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन में, पीजी में कितने परसेंटेज है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आप जहां से भी पोस्ट ग्रेजुएशन एमए करते हैं तो आपकी कम से कम नेट फॉर्म भरने के लिए 55% होना जरूरी है। और इसमें छूट भी दी गई है कुछ वर्ग को, और उसमें कहा गया कि 50% वाले भी नेट फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको योग्यता पता लगी होगी। कुछ ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप ग्रेजुएशन करेंगे, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन होती है, एमए वगैरह होती है, तो आप उस एमए में आपके परसेंटेज होने चाहिए 55, और कुछ जो जैसे हम कहें कुछ कैटेगरीज है उनको 50 कर दी गई है। अब बात करें यहाँ पे जो आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं नीचे बताना चाहूंगा, तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि नेट में आर्ट्स और कॉमर्स के अंतर्गत अगर स्टूडेंट कोई नेट करना चाहता तो 81 सब्जेक्ट है जहां पे वो अपने नेट की सब्जेक्ट को लेकर कर सकता है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर आप नेट का फॉर्म भर रहे हैं तो आपकी मास्टर डिग्री में भी वही, यानी एमए में जो सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट के लिए आप नेट का फॉर्म भर सकते हैं। और बात करें आर्ट्स कॉमर्स के अलावा अगर साइंस वालों को भी नेट करनी है तो उसके लिए CSIR नेट का एग्जाम देना होता है। ये तो आप तो समझ में आ गया होगा। अब बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि नेट के जो एग्जाम होते हैं वो साल में 2 बार होते हैं। पहले एक बार होता था, अब एक साल में नेट के 2 एग्जाम होते हैं। अब 2 एग्जाम कब होते हैं? तो यहाँ पे देखिए, आपके जून और दिसंबर 2 अलग अलग टाइम पे, यानी 6 महीने के अंतराल पे ये एग्जाम होते हैं, और इस तरह से साल में 2 एग्जाम होते हैं। और इस तरह से अगर बात करें
तो इसका रिजल्ट भी इसके आसपास ही आता है। जैसे आपका एग्जाम दिया तो महीने भर में आ जाता, जैसे अभी अभी एग्जाम चल ही रहे हैं। तो अब बात ये करते हैं कि आपको ये एग्जाम देना है, अब अगर इसकी तैयारी करनी है तो पैटर्न समझ में आना चाहिए ना। तो मैंने आपको पैटर्न बता दिया है यहाँ पे, समझा भी देता हूँ कि आप ये समझिए 2 पेपर होता है, पहले 3 होते थे काफी पहले, अभी 2 ही पेपर होते हैं। एक तो होता है जनरल एप्टीट्यूड जीके वगैरह, और दूसरा आपका फोकस होता है सब्जेक्ट के ऊपर। तो जो जनरल पेपर होता है उसमें 50 प्रश्न आते हैं, पर प्रश्न 2 नंबर का होता है, यानी इस तरह से 100 नंबर का हो गया, और उसका आपको 1 घंटा मिलता है। फिर दूसरा जो आपके सब्जेक्ट बेस पे जो पेपर होता है उसके लिए आपको 100 प्रश्न दिए जाते हैं, पर प्रश्न 2 नंबर का है, इस अकॉर्डिंग आपके 200 नंबर हो जाते हैं। और सब्जेक्ट को पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए 2 घंटे दिए जाते हैं, यानी टोटल मिलाकर आपको 150 प्रश्न करने हैं, जिसकी मैक्सिमम नंबर 300 है, और 3 घंटे का टाइम दिया जाता है। तो ये तो होता है नेट एग्जाम का पैटर्न। ओके, अब यहाँ पे हम बात करें तो ये बता देते हैं कि काफी ये भी पूछेंगे कि सर आपको एग्जाम फॉर्म भरना है तो फीस क्या होती है, और फीस तो हर कोई पर मतलब कैरी करना या पूछना भी चाहेगा। तो ध्यान रखिएगा कि सामान्य कैटेगरी के लिए तो 1000 रुपए है, और सामान्य श्रेणी के ईडब्ल्यूएस और ओबीएस नॉन क्रिमिनल लेयर के लिए 500 रुपए है। बाकी और कोई अधिक कैटेगरी है तो वो 250 रुपए है उनके फॉर्म भरने का। अब एक और चीज आपको बता देते हैं कि ये आप जो फॉर्म इसकी तैयारी कर ही रही है नेट की, तो आपको बता देते हैं इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। आपको जितने आ रहे हैं वो करिए, और भी नहीं आ रहे तो पूरे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पर क्वेश्चन 2-2 नंबर का होता है, यह मैंने आपको बता दिया है। अब आप पूछेंगे कि सर ये जो नेट एग्जाम है उससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा क्या होता है? तो बिल्कुल आपको नेट एग्जाम के फायदे भी बता देते हैं, क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो कुछ ना कुछ फायदे के लिए कोई काम करती है। तो बिल्कुल, जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ पहले ही पॉइंट हाईलाइट करना चाहे हैं ताकि आप समझ सके। तो पहला तो ये कि नेट एग्जाम देने के बाद आप ध्यान रखिए, अगर पास हो जाते हैं, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा थोड़ा सा इस पॉइंट से पहले, वो ये है कि कब नेट पास होते हैं। तो पहले तो ध्यान रखिएगा, नेट पास करने के लिए आपको पर पेपर 40% लाना अनिवार्य है। पहला पेपर में आपके टोटल मार्क्स का 40% होगा तो आप क्वालिफाई होंगे। फिर दूसरे पेपर में भी आपको 40% लाना होगा। इस तरह से दोनों पेपर में आपको अलग अलग 40% नंबर लाने हैं। और इसमें ध्यान रखिएगा कि कुछ कैटेगरीज के अनुसार उन्हें छूट भी दी गई है, 35% भी अलाउ किया गया है। तो अगर आप अब फिर ये ध्यान रखिएगा, ये तो एक बेसिस है कि आपको 40% तो लाना है। उसके बाद बनती है मेरिट, क्योंकि हर साल नेट के हर सब्जेक्ट में 6% बंदों को ही लिया जाता है। तो 6% के यानी जितने भी फॉर्म भरे गए हैं लाखों फॉर्म, उसमें से 6% लोग ही अलाउ होते हैं या उनको ही पास किया जाता है। तो इस तरह से एक साल में 12% नेट की क्वालिफाई होते हैं बंदे। तो आप अगर 6% में आते हैं तो आप पास हो जाते हैं, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। क्या मिलता है? नेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। और जेआरएफ करते हैं, नेट का सर्टिफिकेट तो लाइफ टाइम होता है। क्या होता है? लाइफ टाइम होता है। लेकिन अगर आप जेआरएफ करते हैं तो जेआरएफ की वैलिडिटी है वो 3 साल होती है। कितने साल होती है? 3 साल। नेट की सर्टिफिकेट की वैलिडिटी लॉन्ग लाइफ यानी पूरी लाइफ होती है। तो इसके लिए आपको एग्जाम का तो मैंने बता ही दिया 40% होना चाहिए। इसके बाद 6% ही पास काउंट करे, उसको उनको सिलेक्ट किया जाता, तो उसके लिए आपको मेरिट में आना पड़ता है। और नेट और जीआरएफ के बीच में परसेंटेज में कितना फासला होता है तो वो मैं आपको बता दूं, 5 से 8, कभी 10% भी होता है। जैसे अगर मान लीजिए नेट के लिए जो क्वालिफाई मार्क्स है या परसेंटेज वो गए हैं 55, तो हो सकता है कि नेट के लिए 65% भी मेरिट जा सकती है। अब फायदा पहला तो आपको समझ आ गया है कि आपके पास एक सर्टिफिकेट आएगा और आप इसके जरिए किसी भी कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, और यह आपके एक सर्टिफिकेट आएगा, आपको प्रूव करता है कि आप नेशनल टीचर बनने के लिए भी एलिजिबल है। दूसरा फायदा है, जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर आपका जेआरएफ क्लियर हो जाता है, आपको 30 से 35 हजार के बीच हर महीने फेलोशिप स्कॉलरशिप मिलती है, और जिसका उपयोग करते हुए आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं और पीएचडी कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके अलावा देखिए कि नेट पास करने वालों को भी यूनिवर्सिटी 10 से 12 हजार पर महीना देती है। इसके लिए आपको अप्लाई भी करना होता है। और जैसे कि बात करें, यदि आप आईआईटी जैसी संस्था से पीएचडी कर रहे हैं
तो ये राशि जेआरएफ के बराबर आपको मिल सकती है, जो नेट के अकॉर्डिंग मिलती है। अब बात करें कि यदि आप जीआरएफ क्लियर नहीं कर पाते हो तो नेट के बाद यूनिवर्सिटी में बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम के आप पीएचडी के लिए भी एलिजिबल होते हैं। जैसे काफी जेएनवी वगैरह है, वहां पर अगर आपकी नेट की हुई है तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे ही पास कर लिया जाता है और आप पीएचडी के लिए बढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। अब बात करें कि अगर आप नेट किए हैं तो और क्या फायदा है, तो नेट किए हैं तो आपको यूजीसी के पोर्टल पर अपना आपको रजिस्टर्ड करना होगा, और रजिस्टर्ड करने के बाद क्या होता है कि आप एक बार वहां पे रजिस्टर्ड हो गए तो अब जितनी भी तरह की नौकरी और कुछ अपडेट होगा तो आपको तुरंत ही मिलेगा आपकी लाइक जॉब के लिए। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका सिलेबस कैसा होता है। 2 पेपर होते हैं, सिलेबस कैसा होता है। वैसे तो मैं आपको सिलेबस की पीडीएफ लिंक में दे दूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा झलक दिखा देता हूं, और आपकी सिलेबस की जो पीडीएफ है वो आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं, और ये वीडियो में आपको जो जानकारी मैंने बताई है ना वो आप जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं अपना सिलेबस का थोड़ा सा झलक। तो यहाँ पे देखिए आपको फर्स्ट जिसका मैंने एप्टीट्यूड और जनरल जीके उससे संबंधित आपको बताया था, ठीक है। सामान्य प्रश्न है, शिक्षण और शोध प्रवृत्ति उससे संबंधित है। अब इसमें आप ध्यान रखिए कि आपका जो पैटर्न है वो काफी अच्छा है, इसमें आप मार्क्स कर सकते हैं। जैसे अब बात करें यहाँ पे अलग अलग यूनिट है, तो पहले यूनिट में शिक्षण अभिरुचियों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं और काफी अच्छे आते हैं। इसके लिए आपको नेट गाइड भी मिलेगी, आप चाहें तो प्रतियोगिता साहित्य करके एक बुक्स है जहां हर सब्जेक्ट की होती है, और वो आपको टेस्ट नेट के लिए आपको यथासंभव सामग्री भी उपलब्ध करवाएगी। फिर इसकी दूसरी इकाई होती है, इसमें शोध प्रवृत्ति से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तीसरी इकाई है जिसमें बोध, जिसमें गद्यांश और उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। चौथी इकाई में कम्युनिकेशन या उससे संबंधित भाषण जो भी आपने इसके लिए एलिजिबल होते हैं तो वो उसके भी पूछा जाएगा। और 5th नंबर पे मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, और जो इसकी पकड़ है वो इसमें अच्छा प्रयास कर सकता है। और जो 5th यूनिट के बाद 6th यूनिट है, इसमें रीजनिंग जैसे मैंने बताया तो 5th यूनिट तो मैथ के संबंधित है, 6th यूनिट रीजनिंग की है, और 7th यूनिट है आंकड़ों की व्याख्या, अलग अलग तरह के सांख्यिकी जो है उनके आंकड़ों के संबंधित होता है। और 8th यूनिट है सूचना प्रौद्योगिकी आईसीटी, इससे जुड़े प्रश्न भी आते हैं। तो ये आपको कैसा लगा, क्योंकि जैसे मैंने कहूं तो ये जो पूरी पीडीएफ है आपको पूरा तो नहीं यहाँ पे बताऊंगा कि, लेकिन फिर भी आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और आपको जितनी भी प्रॉब्लम है मुझे वापस बताइएगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गया जनरल जीके का, जिसकी मतलब जनरल जी फर्स्ट पेपर का, और बाकी सेकंड पेपर का है तो उसकी आपको मैं लिंक दे दूंगा। जैसे पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, सबकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और इस अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं। अब अगर ऐसा कुछ रह गया है जिसको लेकर आपको डाउट है तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और इसी तरह से मिलेंगे आपको एक नए बेहतरीन वीडियो के साथ। और इससे पहले एक और चीज और ध्यान रखिएगा, आपको अपने कॉलेज के संबंधित हर अपडेट, हर न्यूज और क्लासेस यहाँ पे रेगुलरली मिल रही है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए शब्बा खैर एंड वेलकम, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।